हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड के नए वीडियो में। और ये वीडियो भी जो हमारा है वो आपका रिलेटेड है एम्स पटना के 2023 के एग्ज़ाम पेपर से। और इम्पॉर्टेंटली ये आपका पोस्ट है ऑफिस असिस्टेंट के लिए। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टॉप 50 क्वेश्चन ऑन सीसीएस कंडक्ट रूल के एमसीक्यू एंड साथ में आपको आंसर्स भी मिलेंगे। जैसा कि मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। लगभग हम लोग 50 से 55 क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। 50 to 55 क्वेश्चन हम लोग इसमें देखेंगे। तो वीडियो में भी थोड़ी लंबी हो सकती है, 10-15 मिनट की वीडियो बन सकती है। तो आप एंड तक बने रहें क्योंकि आपका पेपर में अभी आज से लगभग 7 से 8 दिन का समय है। तो आप अच्छी तैयारी कर सकते हो अभी भी। जो एक आपका एक्स्ट्रा सब्जेक्ट जो ऐड है, नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट, तो उसके लिए मैं ये 50 क्वेश्चन आपको करा दे रहा हूँ। तो आप वीडियो में एंड तक बने रहें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। बढ़ते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन की ओर। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है सीसीएस कंडक्ट रूल कम इनटू फोर्स ऑन। मतलब ये जो रूल्स है वो कब से लागू होना चालू हुआ था, कब ये एक्टिव हुआ था। तो आपका कब हुआ था, ये 1964 में हुआ था, आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीसीएस कंडक्ट रूल अप्लाई टू CCS conduct rule apply to every person appointed to a civil service, every civilian of defense service, both A and B, none of this। तो both A and B हो जाएगा। हर एक पर्सन जो अपॉइंट है सिविल सर्विस में उस पर भी लागू होता है, और डिफेंस सर्विस में जो भी सिविलियंस हैं, गवर्नमेंट जॉब के अंदर दो तरह के लोग आते हैं, एक जिन पे वर्दी होती है और एक जिन पे वर्दी नहीं होती है। तो वर्दी वाले को हम लोग जैसे आर्मी में हो गए या पुलिस में हो गए, उन पे भी लागू होता है। और एज अ सिविलियन उन्हें बोलते हैं जिनमें वर्दी ना हो, सिविल ड्रेस में जो कि हो, बट काम वो गवर्नमेंट के अंडर ही कर रहे हो। तो बोथ दोनों पे कंडक्ट रूल अप्लाई होता है। थर्ड नंबर, सीसीएस कंडक्ट रूल नॉट अप्लाई टू। इसमें आपको बताना है कि ये जो रूल है वो किस पे अप्लाई नहीं होता है। ठीक है, तो बिल्कुल इसी तरह के क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। या तो स्टेटमेंट वाइज आएंगे कि इसमें से सही या गलत चुन लो, या फिर डायरेक्ट डाटा बेस्ड पे आएगा कि ये कब हुआ था, कैसे हुआ था, क्यों होता है, इस टाइप पे। तो देखो, पहला ऑप्शन है आपका रेलवे सर्वेंट as defined in section 3 of the Indian Railway Act 1890, a person holding a post of railway board and it's subject to the railway services conduct rules। तीसरा है holding any post under the administrative control in the railway board or of the financial commissioner of railways, a holder। next one है holder of any post respect to all the president has by a general or special order directed by all of the a member of all Indian service। तो क्वेश्चन आपका क्या था कि सीसीएस कंट्रोल नॉट अप्लाई टू, तो इनमें से क्या होता है, किसी पे भी अप्लाई नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 4, शॉर्ट टाइटल कमिटमेंट एंड एप्लीकेशन डिफाइंड इन डैश ऑफ सीसीएस कंडक्ट रूल किस सेक्शन में होता है। तो सेक्शन नंबर आप ध्यान रखेंगे, सेक्शन 1 में होता है ये। शॉर्ट टाइटल कमेंसमेंट एंड एप्लीकेशन डिफाइंड इन सेक्शन 1 ऑफ सीसीएस कंडक्ट रूल्स। क्वेश्चन नंबर 5, डेफिनेशन आर डिफाइंड इन डैश ऑफ सीसीएस कंडक्ट रूल सेक्शन 2। डेफिनेशन जो डिफाइन किया गया है वो आपका किस सेक्शन में किया गया है, तो सेक्शन 2 में किया गया है। नेक्स्ट, member of family in relation to a government servant is defined in rule। member of family in relation to a government servant is defined in कौन से रूल में किया गया है, तो रूल नंबर 2C। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7, गवर्नमेंट मीन्स इन सीसीएस कंडक्ट रूल्स। गवर्नमेंट मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट। गवर्नमेंट मतलब सीसीएस कंडक्ट रूल किस पे लागू होता है, आपका सेंट्रल गवर्नमेंट पे होता है। स्टेट गवर्नमेंट आप बोथ ऑन ए बी नहीं मार के आएंगे, सीसीएस जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल पे लागू होता है। क्वेश्चन नंबर 8, एवरी गवर्नमेंट servant shall at all times maintain absolute integrity, maintain devotion on to duty, do nothing which is unbecoming of government service। मतलब क्या आपको फॉलो करना चाहिए, तो इन तीनों में से आपको तीनों ही चीज़ फॉलो करना चाहिए। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑल द अबव। इन सेक्शन
3A ऑफ CCS कंडक्ट रूल एक्सप्लेन्स, सेक्शन 3A जो है वो CCS रूल का, कंडक्ट रूल का, वो आपको क्या एक्सप्लेन करता है? वो आपको करता है प्रॉम्प्टनेस एंड कर्टसी, ऑब्जर्वेशन एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज़ नहीं, प्रोविजन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वर्किंग वुमेन ये नहीं, इसके लिए दूसरा सेक्शन है, आगे आपको क्वेश्चन में मिलेगा। प्रॉम्प्टनेस एंड कर्टसी को एक्सप्लेन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, नो गवर्नमेंट शैल, मतलब नो गवर्नमेंट सर्वेंट शैल, इनको क्या इनमें से शायद नहीं करना चाहिए? इन द परफॉर्मेंस ऑफ हिज ऑफिशियल ड्यूटी एक्ट इज डिसकॉर्टियस मैनर, इन द ऑफिशियल डीलिंग विद द पब्लिक और अदरवाइज अडॉप्ट डायलेटरी टैक्टिस व्हाइल फुलफिलिंग कॉजेज डिले, मतलब ये दोनों काम इनको एक गवर्नमेंट सर्वेंट के तौर पे नहीं करना चाहिए। Observance of government policies defined in, observance in government policies defined in dash of CCS conduct rule, ये आपका है सेक्शन 3B, ध्यान रखेंगे सेक्शन 3B में है। अगला प्रोविजन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वर्किंग वुमेन, देखो आ गया ना क्वेश्चन, अभी क्वेश्चन हम कह रहे थे उसमें आया था ये, प्रोविजन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वर्किंग वुमेन डिफाइंड इन डैश ऑफ CCS कंडक्ट रूल, ये आपका 3C में है, सेक्शन 3C में जो किसी वर्किंग वुमेन के साथ सेक्सुअल हरासमेंट होता है तो उसको रखा गया है सेक्शन 3C में। और ये आपका ध्यान रखेंगे, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, क्योंकि एक तो ये क्वेश्चन आपका वुमेन रिलेटेड है और दूसरा सेक्सुअल हरासमेंट से रिलेटेड है, तो मे भी क्वेश्चन आ सकता है। तो इस क्वेश्चन को आप वेरी VVI मार्क करेंगे, वेरी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो सेक्शन 3C आप इसका ध्यान रखेंगे। Question number 13. For the purpose of Section 3C of the rule, sexual harassment includes such unwelcome sexual determined behavior, whether directly or otherwise, as physically contact as advances, demand or request of sexual favors, sexually colored remarks, showing any pornography or any other physical favor। मतलब ये जो सेक्सुअल हरासमेंट टर्म दिया गया है वो किन तौर पे हम लोग एक्सेप्ट कर सकते हैं कि आखिर वो सेक्सुअल हरासमेंट से परेशान है? तो ये इन चारों ही चीज़ में आपको नज़र आ रहा होगा कि चारों ही चीज़ को हम कह सकते हैं कि वो एक सेक्सुअल हरासमेंट है। देखो अब आया है मार्क द करेक्ट ऑप्शन, ऐसा क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकता है, आपको 4 या 5 ऑप्शन दे दिए रहेंगे, उसमें से कहा जाएगा सही ऑप्शन को करेक्ट करो। उसमें 2-3 ऑप्शन ऐसे भी हो सकते हैं, इसमें नन ऑफ द एबव भी मिल सकता है आपको कि कोई भी सही नहीं है या सारे सही हैं, ऐसे मिल सकता है। गवर्नमेंट सर्वेंट हु मे कन्विक्टेड इन क्रिमिनल कोर्ट इन्फॉर्म टू हिज ऑफिशियल सुपीरियर ऑफ द फैक्ट ऑफ द कन्विक्शन ऑफ द circumstances, failure of the on the part of any government servant to inform the official superior and liable disciplinary action on his ground alone। गवर्नमेंट सर्वेंट हु मे अरेस्टेड फॉर एनी रीज़न इनिशिएट द फैक्ट ऑफ अरेस्ट, तो इसमें सारे ही सही हैं, ठीक है, जैसे मैंने आपको पहले ही कहा इसमें सारे ही सही हैं। आपको ऑप्शन ऐसे ही मिलेगा, या तो कोई एक सही होगा, या सही होंगे ऑल, या सही होंगे नन, ठीक है, तो आपको उसमें से डिसाइड करना पड़ेगा। तो ऐसे आप कॉमन सेंस से भी सोचोगे कि गवर्नमेंट के, आप अगर एक गवर्नमेंट सर्वेंट हो, आप गवर्नमेंट के लिए काम कर रहे हो, तो क्या आप उस जगह पे खुद को रख के देखो, अगर मान लो आपको ध्यान नहीं भी आ रहा है क्या ये सही है, पढ़ा हुआ नहीं है मैंने, तो आप एक काम करो, जो क्वेश्चन में बात कर रहा है आप अपने को खुद को उस जगह पे रखो। जैसे आप सोचो कि मैं गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ, तो मुझे क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये सब क्वेश्चन आप वैसे ही बना सकते हो। और बाकी सब क्वेश्चन आपको याद कौन सा रखना पड़ेगा, जिसमें आपको मेंशन होता है रूल, जिसमें मेंशन होता है सेक्शन, ये सब आपको याद रखना पड़ेगा। अदरवाइज़ ये सब क्वेश्चन आप कॉमन सेंस से सॉल्व कर सकते हो। आप अपने आप को रखो उस जगह पे कि मैं गवर्नमेंट सर्वेंट होता तो मैं क्या करता, या मुझे क्या करना चाहिए था और मुझे क्या नहीं करना चाहिए था, जिससे कि आप आंसर निकाल सकते हो। रूल एंड सेक्शन के बारे में आपको ध्यान रखना पड़ेगा। मार्क द इनकरेक्ट ऑप्शन, दो तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, एक में आएगा आपको इनकरेक्ट मार्क करना होगा, एक में करेक्ट मार्क करना होगा, ठीक है। तो इसमें देखो, इसमें सारे ही में आपका आंसर दिख रहा है नन ऑफ दिस, मतलब कोई भी इनकरेक्ट नहीं है। तो ज्वाइनिंग एजुकेशन इंस्टीट्यूट बाय गवर्नमेंट सर्वेंट आउटसाइड नॉर्मल ऑफिस आवर्स शुड बी टेक प्रायर परमिशन बिफोर द ज्वाइनिंग एजुकेशन, मतलब आप किसी भी जॉब करने के बाद एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आपको ऑफिस आवर्स के बाद के लिए परमिशन लेना पड़ता है पहले ही कि मैं ज्वाइन कर रहा हूँ स्टडीज़ के लिए, यूनिवर्सिटी डिग्रीज़ के लिए। पार्टिसिपेशन इन ऑर्गेनाइज बाय डिपार्टमेंट भारत सेवक समाज कैन बी परमिटेड, पार्टिसिपेशन इन श्रमदम एंड भारत सेवक समाज
सच एक्टिविटी डज नॉट इंटरफेयर विद द परफॉर्मेंस ऑफ द ऑफिशियल ड्यूटीज़। तो ये सारे ही सही हैं, आपको इसमें से कुछ भी गलत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 16 नंबर है। तो इस क्वेश्चन में देखते हैं क्या कह रहा है। इस क्वेश्चन में कह रहा था फॉलोइंग एक्टिविटीज़ आर रिक्वायरिंग परमिशन सैंक्शन। इसमें से क्या किस चीज़ के लिए हमें परमिशन चाहिए या सैंक्शन करना चाहिए। टू इनरोल अ मेंबर ऑफ संत जोसेफ एम्बुलेंस ब्रिगेड, टू ज्वाइन टेरिटोरियल आर्मी, टू ज्वाइन फॉरेन लैंग्वेज क्लासेस कंडक्टेड बाय इंडो फॉरेन कल्चर। इन सब के लिए हमें पहले से परमिशन चाहिए होता है या हमें सैंक्शन किया जाता है, बिना उसके आप नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट, the following act, conduct and commission of a government servant amount to misconduct. If act was conduct is prejudicial or likely to be prejudicial to interest of the master or the reputation of the master, ठीक है। If the act of conduct is inconsistent and incompatible with the due or the peaceful discharge of his duty to his master, ठीक है। If the act of conduct of a servant make it unsafe for the employer to retain him service। तो सारे ही 1 भी ठीक, 2 भी ठीक एंड 3 भी ठीक, ठीक है। तो और इस तरह का क्वेश्चन पढ़ने का आपको एक और फ़ायदा होगा कि आप एक क्वेश्चन के साथ आपको 3 पॉइंट देखने को मिल रहा है। आप 1 2 3 जिस क्वेश्चन में मात्र एक आंसर सही होता है उसमें तो आप उसके बारे में जान गए, बट जिसमें सारे ही सही होंगे उसमें आपको इसका तीनों का ध्यान हो जाएगा कि भाई तीनों चीज़ इससे रिलेट करती हैं। तो आपको एक क्वेश्चन के साथ 3 क्वेश्चन हो गए। क्वेश्चन नंबर 18, द फॉलोइंग ओमिशन ऑफ अ गवर्नमेंट सर्वेंट अमाउंट टू मिसकंडक्ट। willful insubordination of disobedience, whether alone or in combination with others, to any lawful and reasonable order of a superior, habitual late attendance, habitual absence without permission, मतलब मिसकंडक्ट किसे कहा जा सकता है। तो इसमें सारे ही चीज़ को मिसकंडक्ट हम कह सकते हैं। देखो, आपको लेट अटेंडेंस हैबिचुअल मतलब किसी का कभी कभार हो जाता है, बट आप एकदम हैबिचुअल हो गए हो। फिर हैबिचुअल एब्सेंस होता है बिना परमिशन का, और परमिशन लेके भी आप ओवर स्टे डिले कर जाते हो। कन्विक्शन बाय क्रिमिनल कोर्ट, ठीक है। इन सब सारे में मिसकंडक्ट का चार्ज बैठ जाता है आपके ऊपर। 19 नंबर, एम्प्लॉयमेंट ऑफ नियर रिलेटिव्स गवर्नमेंट सर्वेंट्स इन कंपनीज और फॉर्म डिफाइंड इन, कौन से सेक्शन में किया गया है। तो सेक्शन 4 में आपका ये रखा गया है। मार्क द करेक्ट ऑप्शन। दो ही ऑप्शन इसमें दिया गया है और आंसर देख रहे हो आप, बोथ ए भी है, पढ़ लो। नो गवर्नमेंट सर्वेंट शैल बी यूज हिज पोजीशन इन्फ्लुएंस डायरेक्टली इनडायरेक्टली सिक्योर एम्प्लॉयमेंट फॉर एनी अदर मेंबर ऑफ फैमिली। मतलब आप अगर गवर्नमेंट जॉब में हो तो आप अपने फैमिली के किसी भी मेंबर को मतलब अपने तौर से बिना किसी एग्ज़ाम और मतलब किसी गलत तरीके से इलीगल वे से आप उसे एम्प्लॉयमेंट नहीं करा सकते हो, मतलब उसका जॉब सिक्योरमेंट आप नहीं कर सकते हो, ठीक है। Government servants shall as soon become aware the expenses by the member of his family or employed in any company or firm intimate such acceptance of the prescribed authority। और उन्हें पता चलता है तो वो अपने अथॉरिटी को ऐसा कंप्लेन करेंगे। तो ये दोनों ही चीज़ सही है, बट ऐसा करता कौन है। डेली लाइफ में अगर आप सोच के देखो, तो प्रैक्टिकल सोच के देखो, तो आई डोंट थिंक सो कि अगर किसी का फैमिली मेम्बर अगर उस तरह से ज्वाइन कर भी ले तो कोई ऐसे बताएगा, ठीक है, बट वो गलत है, बताना चाहिए। 21, इलेक्शन डिफाइंड इन डैश ऑफ CCS कंडक्ट रूल। इलेक्शन कौन से कंडक्ट रूल में है, तो वो इलेक्शन है आपका सेक्शन 5 में। रूल ऑफ CCS कंडक्ट रूल 1964 प्रोवाइड दैट अ गवर्नमेंट सर्वेंट शैल नॉट बी मेंबर ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी। मतलब अगर ये कोई गवर्नमेंट जॉब में ऑलरेडी है, वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर नहीं हो सकता। ये कौन सा रूल कहता है, रूल कहता है रूल 5(1), ठीक है। इसका सिंपल सा मीनिंग वही है, अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हो और आपको किसी भी तरह का पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करना है तो पहले आपको गवर्नमेंट जॉब छोड़ना होगा, तब जाके आप पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर सकते हो। अदरवाइज़ आप दोनों काम एक साथ में नहीं कर सकते। मार्क द इनकरेक्ट ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन गलत है। द गवर्नमेंट सर्वेंट क्वालिफाइड टू अ वोट सच एज इलेक्शन में एक्सरसाइज हिज राइट टू वोट, सही है। अ गवर्नमेंट सर्वेंट शैल कन्वास और अदरवाइज इंटरफेस विथ यूजिंग इन्फ्लुएंस इन कनेक्शन विद टेक पार्ट इन इलेक्शन, ये नहीं है। अभी भी हमने पढ़ा था कि वो नहीं ले सकता। इंडिविजुअल प्रिवेंट मेंबर ऑफ फैमिली फ्रॉम टेकिंग पार्ट इन इलेक्शन, ये भी सही है।
अपने फैमिली को तो करवा ही सकता है, खुद नहीं कर सकता अपने फैमिली को तो पार्ट ले ही सकता है, उसमें कोई इशू नहीं है। गवर्नमेंट जॉब में वो है, उसकी फैमिली का उससे कोई लेना देना नहीं है कि अगर वो जॉब में है तो उसकी फैमिली का कोई मेम्बर इलेक्शन में पार्ट्स नहीं ले सकता है, बिल्कुल ले सकता है। तो सेकंड नंबर ऑप्शन जो है वो आपका गलत हो जाता है। फॉलोइंग एक्शन बाय गवर्नमेंट सर्वेंट डज नॉट अमाउंट कंट्रावेशन ऑफ रूल 5(4). रूल 5(4) का पता चल जाएगा आपको इससे 1 2 3 यहाँ दिया गया है। मार्किंग नॉर्मल अरेंजमेंट ड्यूरिंग इलेक्शन 2 0 मिनिस्टर इनेबल टू द कैरी आउट ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी एज मिनिस्टर अरेंजमेंट बाय डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर फॉर अफोर्डिंग नॉर्मल courtesies and security to minister on their visit connected to election campaign और तो रूल 5 के तौर आपको जनरली क्या समझ में आता है, मिनिस्टर्स का जो टूर का इलेक्शन को टूर के लेके जो क्या बोल सकते हैं विजिट होगा, इलेक्शन का कैंपेनिंग होगा, वो आता है आपका रूल नंबर 5(4) में, ध्यान रखोगे इस बात को। फिर से आता है 25 नंबर क्वेश्चन, मार्क द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन में आप देख सकते हो यहाँ पे प्रायर परमिशन इज़ रिक्वायर्ड टू ज्वाइन भारत सेवक, जैसे कि हमने ऊपर एक क्वेश्चन में देखा था, भारत सेवक समाज से एक क्वेश्चन था, तो ये हम कर सकते हैं। पार्टिसिपेशन ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट इन इंडो फॉरेन कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन टू बी अवॉइड करना चाहिए, और अगर करना है आपको तो आपको प्रायर परमिशन चाहिए या सैंक्शन चाहिए। ये क्वेश्चन भी हम लोग ऑलरेडी पहले देख चुके हैं। मेरे इंटीमेशन सफिशिएंट टू ज्वाइन संयुक्त सदाचार समिति, प्रायर परमिशन नेसेसरी फॉरेन लैंग्वेज। देखो ये आ गया ना यहाँ पे, इंडो फॉरेन कल्चर में आपके पास प्रायर परमिशन नेसेसरी है। तो आपको ये चारों क्वेश्चन लगभग ऊपर मैंने ऑलरेडी अलग अलग करा रखा है, और ये चारों आ जाएगा आपको एक साथ और पूछ देगा कि कौन सा करेक्ट है बताओ। तो आपको यहाँ नज़र आ रहा है कि चारों ही सही है, तो हमारा ऑल द एबव हो जाएगा आंसर। ज्वाइनिंग ऑफ एसोसिएशन बाय गवर्नमेंट सर्वेंट डिफाइंड इट, किसी भी एसोसिएशन को ज्वाइन उसका कौन से कंडक्ट रूल में है, वो है आपका सेक्शन नंबर 6। Demonstration and strikes defined in dash CCS conduct rules, ये है हमारा सेक्शन 7। तो अभी तक देखा होगा आपने, इतने हम लोग 27 नंबर क्वेश्चन पे पहुंच गए, बट सेक्शन आपको ज़्यादा नहीं मिले हैं। सेक्शन आप अभी हम लोग सेक्शन 7 तक ही पहुंचे हैं, ठीक है। और रूल एक आधा 2 क्वेश्चन रूल के आपके हैं जिसमें वो 3 था, 5 था, 5A था, 5(1) था, इस तरह का था। तो काफ़ी ज़्यादा रूल्स और सेक्शन इसमें नहीं है, मतलब आप याद कर सकते हो, ऐसा कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। स्ट्राइक्स इंक्लूड्स, मतलब स्ट्राइक्स क्या क्या इंक्लूड करता है। मास अबेंस्टेशन फ्रॉम वर्क विदाउट परमिशन, रिफ्यूज़ल टू वर्क ओवर टाइम वेयर सच ओवर टाइम वर्क इज़ नेसेसरी इन पब्लिक इंटरेस्ट, मतलब आप विदाउट परमिशन का बहुत ज़्यादा वो कर रहे हो, रिफ्यूज़ल ऑफ वर्क या ओवर टाइम करना ज़रूरी है पब्लिक के लिए, नेसेसरी है, बट आप नहीं कर रहे हो, रिफ्यूज़ कर रहे हो, तो वो भी गलत है। उसमें आपको स्ट्राइक इंक्लूड कर सकते हो। स्ट्राइक मतलब जनरली क्या होता है, आंदोलन बोल सकते हो। Resort of practice conduct is likely to result in cessation and substantial retardation. Zero work in any organization, what is called go slow, sit down, pen down, stay, मतलब वही चीज़ है। अगर आप आंदोलन पे अनशन पे बैठ जाते हो सब कुछ को लेके, तो इन सब चीज़ को हम स्ट्राइक में इंक्लूड करते हैं। कनेक्शन विथ प्रेस और अदर मीडिया डिफाइंड इन डैश, मतलब आपको कोई कनेक्शन है प्रेस से या मीडिया से, तो वो हम किस सेक्शन में डिफाइन करते हैं, सेक्शन नंबर 8 में डिफाइन होगा। A government servant in the bona fide discharge of his official duty can publish a book as per rule, मतलब अगर वो गवर्नमेंट ड्यूटी से डिस्चार्ज हो चुका है और वो अपने बुक पब्लिश कर सकता है, वो कौन से रूल के अंदर आता है, तो वो रूल 8(2) में आता है। क्रिटिसिज्म ऑफ गवर्नमेंट डिफाइंड इन डैश, सेक्शन 9। अभी तक देखो हम लोग सेक्शन 9 तक पहुंच चुके हैं। क्रिटिसिज्म ऑफ गवर्नमेंट मीन्स एन इंक्लूड, क्रिटिसिज्म ऑफ गवर्नमेंट मतलब साफ पता चल रहा है उसका मतलब उसको क्रिटिसाइज़ करना, उसके बारे में कुछ गलत बोलना या कुछ बुरा बोलना, इस तरह का बात। तो वो क्या दिखाता है, देखो विच हैज़ द इफेक्ट ऑन एडवर्स क्रिटिसिज्म करंट रिसेंट पॉलिसी एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, उसके खिलाफ कुछ इस तरह का बोलना। विच इज़ कैपेबल ऑफ एम्बैरसिंग एंड रिलेशन बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट ऑफ एनी स्टेट, दोनों के बीच में कैपेबिलिटी एम्बैरस करना, कि आप उसके मतलब एक स्टेट गवर्नमेंट होता है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट सारे के लिए होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट अपना अपना अलग अलग होता है। तो आप उन दोनों के बीच में करोगे नहीं वो तो ऐसे कर रहा है, मैं ये स्टेट गवर्नमेंट ऐसे कर रहा है, तो दोनों के बीच में इस तरह का सिचुएशन पैदा करना भी आपका क्रिटिसिज्म ऑफ गवर्नमेंट में आता है। विच इज़ कैपेबल ऑफ एम्बैरेसिंग रिलेशन विद सेंट्रल गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट ऑफ एनी फॉरेन स्टेट, सेम बात जैसे आपका गवर्नमेंट ऑफ स्टेट के साथ आता है, उसी तरह फॉरेन स्टेट के साथ भी आता है। एविडेंस बिफोर कमिटी,
डिफाइंड इन डैश ऑफ CCS कंडक्ट रूल, ये अब सेक्शन 10 में आता है आपका। ये कौन से सेक्शन में आएगा? सेक्शन नंबर 10। रूल 10 ऑफ CCS कंडक्ट रूल नॉट अप्लाई टू, रूल नंबर 10 जो है वो CCS रूल का, वो कहाँ पे अप्लाई नहीं होता है? एविडेंस गिवन इन द इंक्वायरी अथॉरिटी अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट, पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर, एविडेंस गिवन इन द जुडिशियल इंक्वायरी, एविडेंस गिवन एट द डिपार्टमेंटल इंक्वायरी ऑर्डर्ड बाय अथॉरिटीज सबॉर्डिनेट ऑफ द गवर्नमेंट। तो यहाँ पे से किन्हीं भी चीज़ में रूल 10 अप्लाई नहीं होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35, एनी गवर्नमेंट सर्वेंट मे गिव एविडेंस इन जुडिशल इंक्वायरी एज पर रूल 10(3)(b), ये याद रखोगे 10(3)(b), मतलब कोई भी गवर्नमेंट रूल जो होगा वो जुडिशल इंक्वायरी में अगर एविडेंस पेश करता है तो वो कौन से रूल में के तहत आता है? रूल या ये तो आपको बिल्कुल याद रखना है कि कब आया था ये, तो 1964 जो हमारा पहला क्वेश्चन जहाँ से हमने शुरू किया था, ये आप ध्यान रखो। क्वेश्चन नंबर 36, रूल 11 ऑफ CCS कंडक्ट रूल एक्सप्लेन्ड, मतलब रूल 11 जो है वो क्या एक्सप्लेन करता है? एविडेंस बिफोर कमेटी, अनऑथोराइज्ड कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, इलेक्शन गिफ्ट। तो ये आप याद रखोगे कि रूल 11 क्या एक्सप्लेन करता है? अनऑथोराइज्ड कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, मतलब आपको वो ऑथोराइजेशन नहीं दिया गया कि आप उस इंफॉर्मेशन के बारे में कम्युनिकेट करो, बट अगर आप वो करते हो तो वो आप रूल 11 में आता है। अनऑथराइज कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन मीन्स एंड इंक्लूड, अब देखो इसका मतलब क्या होता है? टू विच ही इज़ नॉट अथराइज टू हैव एक्सेस, मतलब अनऑथराइज मतलब तो ये आपके पास उस चीज़ का एक्सेस नहीं है और वो आप चीज़ कर रहे हो। विच ही इज़ नॉट अथराइज टू कीप हिज पर्सनल कस्टडी, दोनों ही सही है। द कंडक्ट रूल ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट रिगार्डिंग रेजिंग ऑफ सब्सक्रिप्शन इज डिस्कस्ड इन रूल डैश, तो रूल नंबर 12 में डिस्कस किया गया है ये। सब्सक्रिप्शन इंक्लूड्स ऑल ऑफ द अबव, कंट्रीब्यूशन, फंड्स, कलेक्शन इन कैश, सारे ही आते हैं सब्सक्रिप्शन में। गिफ्ट डिफाइंड दो बार आ गया है इसको आप, गिफ्ट डिफाइंड इन डैश ऑफ CCS कंडक्ट रूल, सेक्शन नंबर 13, सेक्शन 13। अब देखो हम लोग वहाँ 10 तक बात किए थे, फिर अभी मे बी आगे 11 12 आएगा, अभी सेक्शन नंबर 13 आया है। क्वेश्चन नंबर 41, एज पर CCS कंडक्ट रूल 1964, गवर्नमेंट सर्वेंट होल्डिंग ग्रुप C पोस्ट कैन एक्सेप्ट गिफ्ट वर्थ रुपीज़ इतना ऑन ओकेजन सच एज वेडिंग एनिवर्सरी फंडल्स एंड, मतलब इस रूल के अनुसार ये देखो जनरली लोग इसको फॉलो तो कम ही करते हैं, शादी विवाह होता है तो इतने से ज़्यादा गिफ्ट तो मिल ही जाता है, बट इसके अनुसार से अगर कोई ग्रुप C पे बंदा काम कर रहा है, ग्रुप C के पोस्ट पे अगर जो काम कर रहा है उसको सच ए गिफ्ट वो दे एक्सेप्ट कर सकता है, 2000 तक का ही गिफ्ट वो एक्सेप्ट कर सकता है, ठीक है। वो अगर ग्रुप C के पोस्ट पे है और उसकी शादी है या समथिंग एनिवर्सरी फंडल कुछ भी है तो वो 2000 तक का ही गिफ्ट एक्सेप्ट कर सकता है, ऐसा रूल कहता है, ठीक है। रूल 13 है ऑफ CCS कंडक्ट रूल डील विथ, रूल 13 है किस चीज़ के साथ डील करता है? डॉरी, डॉरी मतलब क्या होता है? दहेज, जो हम लोग जो शादी विवाह के टाइम पे जो लिया जाता है या दिया जाता है, बहुत लोग आज भी ले रहे हैं दे रहे हैं, तो उसके वो केस आता है आपका रूल 13A में। रूल ऑफ CCS कंडक्ट रूल्स 1964 स्पीक अबाउट द गवर्नमेंट सर्वेंट, ये किस कौन सा रूल करता है इसके बारे में? रूल नंबर 15A। रूल डैश ऑफ CCS कंडक्ट रूल 1964 रेगुलेट्स द लैंडिंग एंड बोरोइंग ऑफ मनी बाय गवर्नमेंट सर्वेंट, लैंडिंग और बोरोइंग मतलब किसी से उधार लेना या लोन लेना उस टाइप पे, तो ये रूल नंबर 16 के अंदर में आता है। According to the rule of CCS Conduct Rule 1964, no government servant shall speculate in any stock of share, मतलब ये किसी भी तरह का शेयर में, सिक्योरिटीज़ में, अदर इन्वेस्टमेंट में नहीं पढ़ सकते हैं। ये भी कौन सा रूल कहता है आपको? ये भी रूल नंबर 16 आपको ये बताता है। क्वेश्चन नंबर 46, रूल डैश CCS कंडक्ट रूल 19 स्पीक आउट द इंसॉल्वेंसी एंड हैबिचुअल इनडेबिटेंस, ये भी आप ये रूल 17 कहता है, मतलब इनडेबिटेंस मतलब डेब्ट मतलब तो आप पता है उधार में हो पहले, तो इस टाइप का जो कोई भी वर्ड आएगा तो ये आपको 16 में मिलेगा या आपको 17 में मिलेगा, ध्यान रखना है।
रूल ऑफ सीसी कंडक्ट रूल स्पीक अबाउट गवर्नमेंट सर्वेंट पोजेसिंग मूवेबल इमूवेबल और वैल्यूएबल प्रॉपर्टी, मतलब उनके प्रॉपर्टी के बारे में अगर कोई मुद्दा उठता है कि उनके पास पैसे, इनका जितना सैलरी है उससे ज़्यादा इनके पास प्रॉपर्टी है या समथिंग ऐसा कुछ बात होता है, तो वो आपका रूल नंबर 18 में आता है। नो गवर्नमेंट सर्वेंट शैल एम्प्लॉय टू वर्क एनी चाइल्ड बिफोर द एज ऑफ 14 ईयर्स। कोई भी गवर्नमेंट जो है एम्प्लॉय नहीं कर सकती है किसी भी 14 साल से या 14 साल तक के बच्चों को। ये आपका रूल नंबर 22A बोलता है। A government servant shall not use any intoxicating drink or drug to exercise as per rule। मतलब कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट इस तरह का खान पान या खाने पीने का पदार्थ नहीं ले सकता है, यह आपका रूल कहता है 22D। चलो हम अपने 50 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग पहुंच चुके हैं। अब 2 से 3 क्वेश्चन और होंगे। दिस रूल ऑफ सीसीएस कंडक्ट रूल 1964 स्पीक अबाउट इंटरप्रिटेशन ऑफ सीसीएस कंडक्ट रूल। ये रूल नंबर 23 करता है। रूल नंबर 23। 51 द रूल ऑफ सीसीएस कंडक्ट रूल 1964 स्पीक अबाउट डेलीगेशन ऑफ पावर्स। रूल नंबर 24। 52 रूल डैश ऑफ सीसीएस कंडक्ट रूल 1964 स्पीक अबाउट रेपेल एंड सेविंग। उसके बारे में बात कौन करता है? रूल नंबर 25। लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा। इन दिस पार्ट ऑफ सीसीएस कंडक्ट रूल 1964 द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 इज रिप्रोड्यूस्ड एन अपेंडिक्स 4 में इसको लाया गया था। ठीक है, ये वाला आपका कब लाया गया था? अपेंडिक्स 4 में। और ये क्वेश्चन आपका वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसको आप मार्क ज़रूर करोगे। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मैंने मार्क किया, वैसे तो सारे इम्पोर्टेंट हैं, बस जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कौन से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मैं आपको भी बता देता हूँ। तो ये हमारा ये लास्ट क्वेश्चन था। मैं कुछ आपको बता दूँ, ऐसे तो मैंने हर क्वेश्चन को अपने लैंग्वेज में एक हिंदी की तरफ से आपको समझाया है, जिससे आपको रटना ना पड़े। वो एक लाइन मैंने बताया है, जहाँ पे आएगा आप उसको उस हिसाब से ध्यान रख सकते हो। बट फिर भी आपको ध्यान क्या रखना होगा, जितने भी क्वेश्चन आपको सेक्शन से आए हैं, जितने भी क्वेश्चन आपको रूल से आए हैं, फिर जितने द क्वेश्चन स्टेटमेंट वाइज थे जिसमें आपको बताना था कौन से सही हैं, जिसमें कुछ का आंसर ऑल था, कुछ का आंसर नन था। ऑल वाले आपको सारे पढ़ के जाने हैं कम से कम, नन वाले आप छोड़ सकते हो, कोई इशू नहीं है, बट ऑल वाला तो सारा पढ़ना है। उसमें अगर 4 स्टेटमेंट है तो चारों के बारे में आपको पता चल रहा है। तो एक तो आपका सेक्शन रिलेटेड हो गया, एक आपका रूल रिलेटेड हो गया, एक आपका स्टेटमेंट वाइज हो गया। तो इन तीनों तरह के क्वेश्चन हैं, आपको बिल्कुल करके जाने हैं, तो आप बिल्कुल कर सकते हो। तो चलो फिर एंड करते हैं वीडियो को। नेक्स्ट हम फिर कुछ और अच्छे वीडियोस लेके आते हैं। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लेंगे। और अगर आपके जानकारी में और भी लोग हैं जिन्होंने एम्स के ऑफिस असिस्टेंट के लिए अप्लाई किया है, तो आप उनके पास भी ये शेयर कर सकते हो। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।